हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। और ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम सब लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर से संबंधित वाइवा बेस क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, ये भी चीज हम सब लोग इस अगले वीडियो में ये चीज पढ़ेंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपने प्रैक्टिकल फाइल के साथ जो चार्ट होता है उस चार्ट में ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर हम सब लोग जानते हैं कि ये केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही लगता है और दिष्ट धारा में ये नहीं लगता, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ अपना मान परिवर्तित करती रहती है और दिशा भी परिवर्तित करती रहती है। दिष्ट धारा में ऐसा कुछ नहीं होता है, धारा का मान ना तो परिवर्तित होता है और ना ही उसकी दिशा कोई परिवर्तित होती है। ठीक, तो इसलिए ये केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही या प्रत्यावर्ती वोल्टता पर ही लागू होता है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। समझिए बात, उच्च वोल्टेज की निम्न धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च धारा में परिवर्तित कर देता है। यानी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, ऐसे कहिए, या निम्न धारा को उच्च धारा में या उच्च धारा को निम्न धारा में परिवर्तित करता है। तो याद रखिए, अगर वोल्टेज उच्च होगी तो धारा निम्न होगी, अगर वोल्टेज निम्न होगा तो धारा उच्च होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। सिद्धांत ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि अगर दो कुंडलियां साथ साथ रखी गई है बहुत ही नजदीक, और एक कुंडली पर में हम धारा प्रवाहित कराएं, एक कुंडली में हम जो धारा प्रवाहित कराते हैं जिस कुंडली में, वो प्राथमिक होती है, और पास रखी यदि द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो ये घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। वैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, इसको स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण एक साथ हम सब लोग कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद कार्यविधि इसकी क्या होती है, इसमें नर्म लोहे की पटलित क्रोडी होती है, नर्म लोहे ली जाती है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे एक सिक्का लो और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले जाओ। ठीक है, तांबे का सिक्का लो क्योंकि तांबा नर्म होता है लोहे की अपेक्षा। ठीक है, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले जाओ तो एक पट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो समतल बन जाएगा। यानी कहने का मतलब वही बेलनाकार बन सकता है या कह दो कि एक घनाभकार बन सकता है, कोई भी आकार। नर्म लोहे की आयताकार प्लेटों को एक दूसरे पर रखकर पटलित लौह क्रोड बनाते हैं। इससे जो पटलित चीज बनती है वो क्रोड हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, बीच में खाली है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हुए चले गए हैं। ठीक, और जिसके एक सिरे पर तांबे के मोटे तार के कम फेरे लपेटकर प्राथमिक कुंडली तथा दूसरे सिरे पर तांबे के अधिक तार लपेटकर द्वितीय कुंडली बनाते हैं। तो इसमें करते क्या है और क्या क्या चीजें करते हैं, तो जो एक सिरा है, ये एक सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। तो एक सिरे पर क्या होता है कि ऐसे कम फेरे लपेटते हैं और दूसरे सिरे पर हम सब लोग ज्यादा फेरे लपेटते हैं। तो ये कम सिरे लपेटे गए, यहां पर हम सब लोग एक इससे जोड़ देंगे प्रत्यावर्ती मेंस से, एसी मेंस इसको बोला जाता है, इससे हम सब लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और इधर दूसरी वाली कुंडली पर भी हम क्या करेंगे, तारों को लपेटेंगे, छील करके तार को ऐसे लपेट देंगे। तो ये बन जाएगी एक कुंडली तुम्हारी, क्या बन जाएगी, ये कुंडली बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता को उत्पन्न करना है हम सब लोगों को। तो जिस पर हम वोल्टेज आरोपित करते हैं वो प्राथमिक कुंडली, और जिससे हम वोल्टेज को लेते हैं निर्गत वोल्टता जो होती है वो द्वितीय कुंडली होती है। निवेशी निवेशी वोल्टता हमेशा प्राथमिक कुंडली होगी और निर्गत वोल्टता हमेशा द्वितीय कुंडली होगी। तो ये ऐसा एक आपको डायग्राम बनाना है। तो जिसमें तार की जहां पर वोल्टेज को हम सप्लाई देते हैं वो हमेशा प्राथमिक कुंडली, और जहां पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को उत्पन्न करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो होती है निर्गत वोल्टता। ठीक है, तो ये आपकी निर्गत वोल्टता है, निर्गत मीन्स एक तरीके से निर्गत एसी मीन्स, और ये निवेशी एसी मीन्स। जहां पर निवेश करते हैं वो प्राथमिक कुंडली होती है, ये आप लिख दीजिएगा कि ये आपकी कौन सी कुंडली है, प्राथमिक, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है।
ठीक है। और जो निर्गत वाली है, जहां पर हम विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं, ये द्वितीय कुंडली होती है। ये आपकी हो गई द्वितीय कुंडली। ठीक है भैया। चलिए अब आगे। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चई एक अपचयी। अब समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये है कि पावर हाउस है, ये पावर हाउस है। पावर हाउस में बिजली बनती है, ठीक। जो बिजली बनती है पावर हाउस में, वो लगभग लगभग 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच बनती है, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि पास रख, यही पावर हाउस में बहुत सारे आपके रखे हुए होते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर। देखा होगा आप लोगों ने, पावर हाउस में बहुत सारे ट्रांसफार्मर रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि आपका जो वोल्टेज है, ये ट्रांसफार्मर एक रखा है T1, ठीक। ये काम क्या करता है, जो आपका वोल्टेज होता है, ये 220 वोल्ट 240 वोल्ट, ये इसको चेंज कर देता है, बढ़ाता है। 11,000 वोल्टेज में चेंज कर देता है, 33,000 वोल्टेज में चेंज कर देता है, ठीक है। ये इसके वोल्टेज को क्या करता है, ये काम करता है वोल्टेज को बढ़ाने का, ये वोल्टेज को बढ़ाता है ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये काम क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। फिर यही वोल्टेज हमारे गांव तक आता है। फिर हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है, हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है। वो काम क्या करता है, दो तरीके के ट्रांसफार्मर। हमारे गांव में एक दूसरा ट्रांसफार्मर T2 रखा होता है, और वो क्या करता है, इस फिर से 11,000 या 33,000 वोल्टेज को फिर से, जो वोल्टेज यहाँ पर बनती है, अगर हमने मान लिया 240 वोल्ट बन रही है या 220 वोल्ट की बन रही है वहां पर करंट बिजली, तो ये 220 वोल्ट में फिर से परिवर्तित कर देता है। समझ में आएगा। तो दो चीजें, और यही चीज हमारे घरों में पहुंचती है, यही चीज हमारे घरों में पहुंचती है। ये मत समझिए कि 11,000 हमारे घरों में आती है, नहीं, हमारे घरों में इतने ही वोल्टेज की बिजली पहुंचती है, 220 से 240, क्योंकि बल्ब वगैरह फैन वगैरह जो बनाए जाते हैं, उन सभी को इतने ही वोल्टेज पर बनाया जाता है। और अगर इससे ज्यादा वोल्टेज आ गया तो सब जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे ना। तो इसीलिए दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक जो पावर हाउस में रखा होता है, एक जो हमारे गांव में रखा होता है, गांव के मोड़ पर कहीं पर रखा होता है, किनारों पर, ठीक है। और ये पावर हाउस में, पावर हाउस PW में, ठीक है। तो दो ट्रांसफार्मर, एक पावर हाउस में रखा जाता है और एक गांव में। तो जो पावर हाउस वाला ट्रांसफार्मर, वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। और गांव वाला हमारा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज को घटा रहा है। क्लियर बात। जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको कहते हैं उच्चई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, उच्चई ट्रांसफार्मर, उच्चई ट्रांसफार्मर। और जो वोल्टेज को घटाता है यानी हमारे गांव वाला, वो होता है अपचयी ट्रांसफार्मर। इन दोनों में कोई अंतर होता है, हाँ अंतर होता है। ये ऐसे होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, बस अंतर होता है फेरों की संख्या में। और वो कैसे होगा, चलिए हम सब लोग उसी के बारे में देखते हैं। तो उच्चई ट्रांसफार्मर इसकी सहायता से निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल देते हैं, और अपचयी ट्रांसफार्मर इसकी सहायता से उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदल देते हैं। फिर अब आगे आ जाइए, हम सब लोग कार्यविधि अपना देखते हैं कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर AC जोड़ते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ते हैं, तो स्वप्रेरण के कारण इसमें ET उत्पन्न हो जाता है। ये प्राथमिक कुंडली, तो इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे, भाई दो चीजें, दो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे। एक प्राथमिक कुंडली पर जो उत्पन्न होगा वो EP होगा, विद्युत वाहक बल को E से लिखा जाता है। और द्वितीय कुंडली में जो उत्पन्न होगा वो ES होगा। P मतलब प्राइमरी और S मतलब सेकेंडरी होता है आपका, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में जब, जिसमें देखो किससे हम AC निवेश किसमें करें, प्रत्यावर्ती वोल्टता सप्लाई किसको दे रहे हैं, प्राथमिक वाले को हमेशा देते हैं, और निर्गत वाले को हम कहते हैं द्वितीय कुंडली। तो जब जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सप्लाई देते हैं, उसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो उसको कहते हैं स्वप्रेरण।
और पास रखी कुंडली में अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न होगा और इसमें अन्योन्य प्रेरण के कारण। ठीक है, तो ये प्राथमिक कुंडली तो ईपी, और इसमें जो उत्पन्न हो रहा है विद्युत वाहक बल यानी ईएस वो सेकेंडरी कुंडली एस इसीलिए लगा दिया गया। ठीक, तो इसके लिए हम फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ेंगे कि जो ईपी होता है वो बराबर होगा माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। भाई प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या कितनी है? एनपी। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? एनएस। इसमें फेरे कम है और इसमें क्या है? ज्यादा। हो सकता है उसमें ज्यादा हो इसमें कम हो, दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमने ये लिया। ठीक, तो फेरों की संख्या भी हम सब लोग यहाँ पर दिखा दें। फेरों की संख्या कितनी है प्राथमिक में? एनपी है। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए आप लोग। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको उठा करके यहाँ पर हम रख देते हैं। अब ऐसे ही जो द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होता है वो होता है ईएस बराबर क्या होता है? माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। याद रखना यहाँ पर जो हमने यूज में लिया है डेरिवेशन में कि कोई भी जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। जितना चुंबकीय फ्लक्स, जितना कुंडली 1 से चुंबकीय यानी प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उतना ही द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर इसमें चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई हो तो इसमें भी डेल्टा फाई हम लेकर के चल रहे हैं डेल्टा टी समय में, जो समय में चेंज हुआ है फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, तो सेम हो रहा है, ये चीज याद रखिए। और यहाँ पर माइनस का क्या लगा देंगे? एनएस, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या एनएस। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल है। अब इनका हम दोनों का भाग करा देते हैं। क्या कराएंगे? समीकरण 1 और 2 का भाग। तो ये कितना आ जाएगा? ईपी बटा ईएस बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल और ये दोनों भी कैंसिल, कितना आ गया? केवल ऊपर ई एनपी और नीचे एनएस। ठीक है, ये बन गया हमारा फार्मूला। अब कैसे हम पहचानेंगे कि कोई ट्रांसफार्मर उच्चई है या अपचयी, उसका कांसेप्ट देखो। अगर फेरों की संख्या ज्यादा है प्राथमिक कुंडली में तो उसका विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? ज्यादा। और अगर फेरों की संख्या कम है तो ये ध्यान से समझिए, अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। ठीक, और प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल कम है, तो यानी वोल्टेज ज्यादा से कम किया जा रहा है। ज्यादा से कम अगर करना है तो अपचयी होता है। तो अपचयी में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और द्वितीय में कम होगी। कैसे? चलिए समझते हैं। समझ, अगर हम मान लेते हैं केस फर्स्ट कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में कम है। तो जाहिर सी बात है इस फार्मूले के बेस पे अगर एनपी ऊपर वाला ज्यादा है और नीचे वाला कम, तो यहाँ पर भी ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाला कम होगा, यानी ईपी वो बड़ा होगा किससे? ईएस। यानी प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न हो रहा है ज्यादा और द्वितीय में कम, यानी वोल्टेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ध्यान से समझिए, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज क्या है? ज्यादा और द्वितीय में वोल्टेज कम है, यानी कि प्राथमिक में ज्यादा वोल्टेज सप्लाई ज्यादा हो रही है और निर्गत वोल्टेज कम। ये वोल्टेज को क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सेकेंडरी कॉइल में देखिए वोल्टेज क्या है? कम। सेकेंडरी कॉइल का अगर वोल्टेज कम है तो जाहिर सी बात ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? ये होगा हमारा अपचयी ट्रांसफार्मर। ये अपचयी ट्रांसफार्मर है, अपचयी ट्रांसफार्मर है। यानी वोल्टता क्या हो रहा है? विद्युत वाहक बल क्या हो रहा है? यहाँ विद्युत वाहक बल जो हो रहा है वो कम हो आ रहा है। हम दे ज्यादा रहे लेकिन मिल कम रहा है। सेकेंडरी में निर्गत कहाँ है? सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में कम मिल रहा है। हम दे तो ज्यादा रहे, सप्लाई ज्यादा दे रहे लेकिन मिल कम रहा है। कब? जब प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे और द्वितीय में कम। हम देते ज्यादा मिलते कम, सप्लाई जा रही ज्यादा और मिल रही है कम। तो ये कौन करता है? जो गांव वाला ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को कम कर रहा है। देखिए वोल्टेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। विद्युत वाहक बल क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
विद्युत वाहक बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विद्युत वाहक बल कम हो रहा है तो ये विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज कम कौन करता है, अपचायी ट्रांसफार्मर। क्लियर बात। तो अपचायी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अपचायी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम। तो अगर आप किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देते और द्वितीयक में कम कर देते तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा, अपचायी। तो यहाँ पर हम सब लोग इसका अगर डायग्राम बनाए तो समझिए बात, डायग्राम कैसे बनेगा। दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखें, ठीक है। ये प्राथमिक कुंडली एनपी, और फिर कुरोडें होती हैं ऐसे पटली, और फिर द्वितीय कुंडली, और इसमें फेरों की संख्या क्या रखनी है, कम। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है आपका, अपचायी है, अपचायी के लिए बना दिए। ठीक, इसमें क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीयक में कम होती है, बस ये चीज याद रखें। अब आगे ये ट्रांसफार्मर होता है, इसके लिए क्या होता है कि इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपकी ज्यादा होती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा। ये होती है एनएस, द्वितीय सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ फेरे। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रखो, ये हो गया एनबी। तो इसमें क्या होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, बस ये चीज याद रखें। ठीक, अगर कम फेरे हैं तो कम वोल्टेज, ज्यादा फेरे हैं तो ज्यादा वोल्टेज। तो वोल्टेज बढ़ाना है तो फेरे द्वितीय कुंडली में ज्यादा रखना है, अगर वोल्टेज घटाना है तो द्वितीय कुंडली में फेरे क्या रखनी है, कम रखनी है, बस ये चीज याद रखें। ये ऐसे होता है। और बीच में हमको क्या करना है, पटलित क्रोडे दिखा देनी है ऐसे, दो तीन दिखा दो ऐसे बस, और कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। केस सेकंड क्या है, इसी का उल्टा। केस सेकंड, इसमें क्या है, दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कहो तो आपकी बार एनएस यानी द्वितीय कुंडली में फेरे ज्यादा हो और प्राथमिक में कम हो, प्राथमिक कुंडली में कम। तो इससे क्या होगा कि अगर द्वितीय कुंडली में फेरे ज्यादा है, एनएस ज्यादा है तो ईएस ज्यादा होगा, एनएस ज्यादा है तो एनपी कम, एनएस ज्यादा है एनपी कम, तो ईएस ज्यादा होगा ईपी कम होगा। अब की बार ईएस ज्यादा होगा और ईपी क्या होगा, कम होगा। ये चीज ध्यान से देखना है, यानी निवेशी वोल्टता कम है और निर्गत वोल्टता ज्यादा है। तो निवेशी कम निर्गत ज्यादा, दे कम रहे मिल ज्यादा रहा है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्लियर बात। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर आप लोगों को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्राथमिक कुंडली में फेरे कम और द्वितीय कुंडली में फेरे क्या करनी है, ज्यादा रखनी। ये हो गया फार्मूला। एक केस है यहाँ पर कि यदि अगर मान लिया जाए, यदि कुंडली प्राथमिक और द्वितीय दोनों के प्रतिरोध नगण्य, कुंडली के प्रतिरोध क्या नगण्य, जिसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, तो जितना विद्युत वाहक बल है, यानी एक तरीके का सेल है, सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध कम है यानी है ही नहीं, नगण्य, तो वो पूरी की पूरी वोल्टेज कहाँ देगा, बल्ब को देगा। सेल कुंडली का प्रतिरोध नगण्य, तो जितना ये सेल, जैसे क्या होता था, सेल अगर 10 वोल्ट का है तो उसका अपना भी कुछ प्रतिरोध होता है, तो वो बाहर बल्ब को केवल 8 वोल्ट ही देता था और 2 वोल्ट देता था अपने आंतरिक प्रतिरोध को। यही तो रूल है ना। तो यही चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर आंतरिक प्रतिरोध ही नगण्य है, वो पूरी पूरी विद्युत वाहक यानी अपना वोल्टता किसको देगा, बाहर देगा, बाहर सप्लाई देगा, यानी ईपी अपॉन ईएस जो होगा वो बराबर होगा टर्मिनल वोल्टता, बाहर कितना, वीपी अपॉन वीएस, और जो कि किसके बराबर है, एनपी अपॉन एनएस के बराबर है।
हो गया ना इतना? चलो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, ये आपको हम केवल समझाने के लिए बताए थे, तो यहीं पर हम लोग बढ़ा लेते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है, अब हमारा टॉपिक है अच्छा एक चीज और है, इन सभी के अनुपात को हम सब लोग, इन सभी के अनुपात को हम सब लोग परिणमन अनुपात भी कहते हैं, यानी आर। इन सभी के अनुपात को हम सब लोग क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात इसको बोला जाता है। परिणमन, परिणमन अनुपात, अनुपात इसको बोलते हैं। ठीक है भैया? अब शक्ति के बारे में पढ़ना है ना, अब हमको पढ़नी है शक्ति। ठीक, एक आदर्श प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है? आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? एक आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है? आदर्श ट्रांसफार्मर, इसका अगर जितनी, अगर निवेशी शक्ति, समझिएगा, वह ट्रांसफार्मर जिसके लिए निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर हो, निवेशी शक्ति इसके बराबर हो, निर्गत शक्ति के बराबर। निवेशी शक्ति यदि निर्गत शक्ति के बराबर है तो वो ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाएगा। कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? आदर्श ट्रांसफार्मर। और इसके लिए परिणमन अनुपात का मान कितना होता है? 1 होता है। इसके लिए परिणमन अनुपात का मान कितना होता है? 1 होता है। बस ये चीज याद रखें। ये चीज बताएंगे आगे। निवेशी, निवेशी है शक्ति, शक्ति को पी से लेते हैं और बराबर होता है ये निर्गत शक्ति। और शक्ति बराबर क्या होता है? V इंटू आई। शक्ति बराबर क्या होता है? V इंटू आई। ठीक है? निवेशी किस में होता है? निवेशी किस में होता है? प्राइमरी में। और निर्गत किस में होता है? सेकेंडरी। निवेश करते हैं प्राइमरी होता है, निर्गत सेकेंडरी। तो ये Vp Ip बराबर Vs Is। ठीक है? तो यहां से अगर हम सब लोग निकाले मान Vp बटा Vs, Vs बटे मिलाओ, ये बराबर हो जाएगा Is के बटे में कौन चला जाएगा? Ip, Is बटा Ip। और अभी हमने पढ़ा है Vp बटा Vs किसके बराबर होता है? Vp बटा Vs Np बटा Ns के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा Np बटा Ns। ये हो गया। ठीक है? अब दक्षता क्या होती है वो चीज देखो। ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता एक काम तो गड़बड़ हो गया। दक्षता जो होती है वो एक होती है, यहाँ पर परिणाम अनुपात की दक्षता एक होती है। ठीक है? ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम लिखते हैं बीटा से। ये बराबर होता है निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। इन दोनों का अनुपात, निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। निवेशी शक्ति। ठीक है? ये होती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो निर्गत शक्ति आपकी क्या होती है? निर्गत शक्ति Vs Is बटा Vp Ip, यही होता है ईटा। ठीक है भैया? यही होता है ईटा। और नोट में एक पॉइंट है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जितनी निवेशी शक्ति होती है उतनी निर्गत, तो कैंसिल आउट होकर के ये कितना आ जाएगा? 1। इसके लिए आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए
ठीक है भैया, ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब एक क्वेश्चन है, हाँ एक चीज और है, अगर देखा जाए तो इसको हम सब लोग इसका कलर चेंज कर लेंगे सबसे पहले। समझिए, अगर उच्चयी ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा, समझिए बात। उच्चयी ट्रांसफार्मर के लिए n का मान 1 से बड़ा होगा और अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए n का मान 1 से छोटा होगा। क्यों? बीटा का मान 1 से ज्यादा कब होगा, जब Vs ज्यादा होगा और Vp कम। Vs ज्यादा Vp कम, मिल ज्यादा रहा दे कम है, ये उच्चयी ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है, उच्चयी। और बीटा का मान 1 से कम है तो ये अपचयी ट्रांसफार्मर। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कुछ खास बच्चे हैं, जैसे क्वेश्चन 1 है, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्यों रखी जाती है, ताकि भंवर धाराएं न उत्पन्न हो। पटलित होंगी तो एरिया ज्यादा होगा, समझिएगा। पटलित बनाई जाएंगी, पटलित बनाई जाएंगी तो एरिया क्या होगा, पटलित बनाई जा रही ना, पटलित ऐसे। ऐसे पटलित बनाई जाती है, तो इससे एरिया क्या है इनका, बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक, और प्रतिरोध कम होगा तो ऊष्मा हानि कम होगी, यानी भंवर धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊष्मा हानि कौन करता है, भंवर धारा। ठीक है, तो भंवर धारा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा हाँ, प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोध कम से कम होगा तो भंवर धाराएं कम उत्पन्न होंगी। आगे, क्या ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा प्रवाहित हो सकती है, ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा तो नहीं प्रवाहित हो सकती। ट्रांसफार्मर में डीसी नहीं प्रवाहित हो सकती। क्यों नहीं प्रवाहित हो सकती, हमें पहले ही बता दिया था, डीसी में करंट की वैल्यू और दिशा बदलती नहीं है और एसी में बदलती रहती है। बस इतना है टोटल ट्रांसफार्मर, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो वाइवा बेस होगा और बहुत इंपॉर्टेंट, और आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, उसका वाइवा बेस। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यही समाप्त करते हैं।